अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है ना? सब खैर आफियत से होंगे वैसे भी आपको देख के। एग्जैक्टली और आपको भी। तो जी हम वैसे तो आप खुद भी ठीक होंगे, लेकिन हमने कहा कि थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हमारी भी होनी चाहिए। आपको पता है कि आज मैं आते हुए एक चीज़ पढ़ी थी हसनैन, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। जमजम, एग्जैक्टली पढ़ना भी अच्छी बात है, आपको बहुत नॉलेज में इजाफा भी होता है। आपको पता है बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट बताऊंगी आपको। जमजम जो आपको पता है पानी सब हम लोग जाते, एग्जैक्टली जमजम जो है वाटर, उसके बारे में जमजम को अरबी में कहते हैं रुक जा रुक जा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जमजम के हवाले से मैंने एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ आज सुबह आते हुए स्टडी की, और वो ये थी कि आपको पता है कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से पानी उसका फ्लो हो रहा है एक डेजर्ट में, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक दिन में जमजम का पानी जो है 690 मिलियन लीटर पानी प्रोड्यूस कर रहा है और कॉन्टीन्यूसली उसकी फ्लो जारी है। शायद ये हम सबको नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सुबह पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कहें कि हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा कि जमजम जिसको हम लोग इतना खुशी से प्यार से पीते हैं और किबला रू होकर पीते हैं, पानी दुआएं पढ़कर पीते हैं, और लेकिन इसके बारे में एक ये चीज़ कि 690 मिलियन पानी लीटर एक दिन में प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। और जमजम के हवाले से थोड़ा सा और ऐड करता चलूँ कि ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उस इलाके में उस जगह पे जमजम वाली जगह पे गए तो वहाँ पे पानी नहीं था, और जब हज़रत हाजरा एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक वो जो है पानी ढूंढ रही थी, कभी एक तरफ भाग रही थी, तो उस वक्त उनकी एड़ियों से ये पानी निकला था और फिर ये पानी इतना ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गया कि उन्होंने कहा जमजम रुक जा। और उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर वो जमजम ना कहती तो शायद वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। सो इसकी ये और उसका फ्लो आज तक जारी है, वो भी तक नहीं रुका है। बिल्कुल ऐसे। तो जी आगे बढ़ते हैं, सोशल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पेशावर। लेकिन हसनैन, पेशावर जाने से मुझे एक चीज़ याद आई। आपको पता है कि हमेशा हमने ये बात देखी और सुनी भी कि टीचर सख्त होते हैं। हमारे दौर में भी हमारे टीचर्स भी सख्त होते थे, सख्ती करते थे, हाँ एग्जैक्टली, डंडों का इस्तेमाल करते थे, हरासानी करते थे। लेकिन आपको पता है कि ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें बच्चों ने जो है वो टीचर्स को इतना तंग कर दिया कि उन्होंने कहा कि मेरा तबादला कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए। अच्छा, मतलब वी आर राइटली इन 2025 जी हाँ, जहाँ पे आप बच्चे उस्तादों को हरासा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और वेरी सैड टू नो, क्योंकि पेशावर में उस्ताद की हरासानी का शिकार हुए हैं बच्चों की, और तबादले की उन्होंने दरख्वास्त भी कर दी है। पेशावर का एक स्कूल है, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ के उस्ताद ने हरासानी के खिलाफ पुलिस स्टेशन वो चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने रुजू कर लिया और ये अपनी शिकायत दर्ज कराई कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ बच्चों से, उनकी आवाज़ें कसने से और तलबा की जानिब से मुसलसल आवाज़ें कसने और नाजेबा ज़बान यहाँ तक के इस्तेमाल की जाती है, जिससे स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और पुलिस ने शिकायत मौसूल कर ली है। ताहम उनका ये भी कहना है कि वो तलबा को मशवरा दे सकते हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई मुमकिन नहीं है। और ज़ाहिर है जब सख्ती करेंगे तो फिर कोई और नया ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही है। तो भी हरासानी से तंग आकर उस्ताद ने अपना तबादला किसी और स्कूल में करवाने के लिए दरख्वास्त दे दिया, और इस मामले पर जिला तालीम अफसर ने भी नोटिस देते हुए तलबा के वालिदैन को तलब कर लिया है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये स्टोरी दुनिया की नहीं है, ये स्टोरी हमारे पेशावर की है, जहाँ पे तलबा की जानिब से, अपने शागिर्दों की जानिब से अपने उस्ताद को हरासा किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनके खिलाफ जुमले कसे जा रहे हैं। शायद इससे भी ज़्यादा किया होगा, इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में गए। और बाज़-औक़ात इंसान के ऊपर बीतती है ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं इतना ज़्यादा मजलूम हूँ, लेकिन उन्होंने तो यही कहा कि लेकिन आप टीचर के साथ इस तरह कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो ध्यान दें। आपके टीचर्स हैं वो, आप 2025 में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने उस्ताद के साथ आप जितना भी करेंगे ना, आपके साथ भी वैसा ही होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी। आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको एकदम पेशावर से चीन लिए चलता हूँ। चीन में एक ऐसी मौसीकी बजाती सड़क बनाई है जो सफर को कॉन्सर्ट में बदल देती है। अच्छा, क्या आपको मालूम है? डांस करती है? नहीं, डांस नहीं करती, मौसीकी बजाती है। अच्छा एग्जैक्टली। क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर सफर किया जो आपके लिए मौसीकी बजाती हो? बिल्कुल नहीं किया ना? मैं अवाम को भी पूछा, उन्होंने भी नहीं किया होगा। चीन की एक सड़क है जो कि अपने मखसूस म्यूजिकल सेक्शंस की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। जब गाड़ियां मखसूस रफ्तार से, अगर तेज रफ्तारी से चलेंगी या कम रफ्तारी से चलेंगी तो नहीं होगा। जब गाड़ियां मखसूस रफ्तार से चलेंगी तो टायरों की सड़क पर मौजूद खुसूसी नालियों से रगड़ मौसीकी पैदा करती है, और ये सड़क मुख्तलिफ मकामात पर 4 अलग अलग धुनें बजाती है, जिनमें मुख्तलिफ मकामी गीत भी शामिल हैं। इंजीनियर्स ने ये सड़क एक विनाइल
रिकॉर्ड की तरह डिज़ाइन की है, जहां गाड़ी के टायर एक सुई का काम करते हैं और सड़क के नालियों से गुजर कर धुन पैदा करते हैं। ये ना सिर्फ तफरी फराम करता है बल्कि मखसूस ड्राइविंग की भी हौसला अफजाई करते हैं और महफूज ड्राइविंग की भी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि सिर्फ वही गाड़ियां मौसीकी सुन सकती हैं जो मुकर्ररा हद रफ्तार पर चल रही हैं। सो आप जब एक रफ्तार पे चल रहे हैं, आपको मौसीकी फ्री में सुनने को मिल रही है, तो किसी का भी दिल नहीं होगा कि वो उस रफ्तार से ज्यादा हूँ, और इसमें वो जो चालान का खतरा है वो भी कम वो भी नहीं होगा, लोग महसूस भी होंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत ही इनोवेटिव सा डिज़ाइन है जिसमें आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और आपके धुनें बज रही हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। बट अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग तो वैसे ही जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो सुन रहे होते हैं गाने और धुनें सुन रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि जो बहन भाई इस वक्त झगड़े हुए हैं या फिर आज इन्हें झगड़ना बल्कि आप ये कह सकते हैं कोई बहन भाई ऐसा है जो आपस में झगड़ता है। एग्जैक्टली तो जवाब होगा 90% में हाँ। एग्जैक्टली हर बंदा, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बहन भाई आपस में ना लड़ते हों, झगड़ते हों। और इस वक्त कोई लोग नाराज हैं या फिर जिन्होंने आज के दिन में झगड़ा करना है, दर हकीकत मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब आप अपना आर्ग्यू करते हैं ना अपने बहन भाइयों के साथ, तो वो आपको एक वाइटल रोल प्ले करता है, आपकी इमोशनल स्किल्स में भी और सोशल स्किल्स को भी डेवलप करता है। बहन भाइयों के साथ झगड़ने पर गुस्सा तो हमें आता है, लेकिन रुके, माहिरीन ये कह रहे हैं बहन भाइयों के दरमियान इख्तलाफात दर हकीकत ज़िंदगी के अहम समाजी और जज्बाती असबाक सिखाते हैं, और ऐसे झगड़ों के ज़रिए हम बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करना सीखते हैं। दूसरों का जो व्यू पॉइंट होता है वो समझने के लिए हमारा एक बेहतर मौका होता है, अपने जज्बात पर काबू पाना भी सीख जाते हैं। और ये तजुर्बात हमें ना सिर्फ ख़ानदान बल्कि ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी इख्तलाफ राय को बेहतर तरीके से संभालने में मदद देते हैं। लिहाजा अगली बार जब भी आपका झगड़ा हो ना अपने बहन भाई से, तो ये आपने बात याद रखनी है कि ये सिर्फ जीतने या हारने का मसला नहीं है, बल्कि एक साथ सीखने और बढ़ने का भी मौका है। क्या बात है जी, गजल ने बहुत ही जबरदस्त स्टोरी बताई, लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहन भाइयों से झगड़े। जो नहीं झगड़े उन्होंने नहीं झगड़ना, जो झगड़ रहे हैं उनको टिप्स दे जिनमें बहुत झगड़ा होता है ना वो। एग्जैक्टली, उनको टिप्स दे दी है गजल ने। अच्छा, मेरे पास एक बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है। अच्छा। हम बहुत दफा एनर्जी ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं कि इनको पीना आपके लिए मुज़र होता है। अभी हमारे पास रिपोर्ट ये आई है कि 20 साल लड़की एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद दिल का दौरा पड़ने से जाबाक हो गई। एक 20 साल लड़की की वर्जिश से पहले 1/3 एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद दिल का दौरा पड़ने से वो जाबाक हो गई हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स के मुमकिन ख़तरात को भी पेश नज़र रखा गया। और ख़ास तौर पे जब हम एनर्जी ड्रिंक्स की बात करते हैं तो ये ज़्यादा मिकदार में या खाली मैदे पर पिए तो इनसे बड़े नुकसानात होते हैं। और मशरूबात में मौजूद कैफ़ीन की ज़्यादा मिकदार दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए, जो बिल्कुल अभी अभी नौजवान हुई है, फिर उन अफराद के लिए जिनकी पहले से ही जिनको कोई बीमारी है, वो बीमारी में मुब्तला हैं, वो अगर एनर्जी ड्रिंक पिएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सो ये एक तंबीह है आप तमाम लोगों के लिए कि आप जब भी इस तरह की ड्रिंक पिए तो अपने हिसाब किताब से ज़रूर पीजिए, लेकिन इस तरह ना कीजिए कि आपने 10 की 10 बॉटल्स ख़त्म कर दिए और आपका भी हाल यही हो। एग्जैक्टली, हमने इससे पहले बहुत सारी बात की है इसके ऊपर, तो अब आपके बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट शेयर की है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो खैर ख़राब, जब लार्ज अमाउंट ऑफ आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है तो फिर आप इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जापान लिए चलते हूँ, जहाँ पर जापानी आर्टिस्ट ने एक बहुत ही हैरत अंगेज फन का मुजाहरा किया है। और आपको पता है कि पत्तों के ऊपर आर्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जापान के एक खुद सीखे हुए आर्टिस्ट लेटो ने 2020 में पत्तों पर इंतहाई बारीक बीनी से नक्काशी का आगाज़ किया। और लेटो गिरने वाले पत्तों को चुनते हैं, उस पर नहायत महारत से जानवरों की, इसके साथ साथ अशिया और कुदरती मनाजिर के दीदा ज़ेब तन डिज़ाइन तराशते हैं। चूँकि पत्ते बेहद नाजुक होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन इसलिए इस काम में इंतहाई सब्र और बारीकी दरकार होती है। मगर लेटो अपने फ़न के ज़रिए ना सिर्फ उसकी शक्ल बरकरार रखते हैं बल्कि उनमें एक नई ज़िंदगी भी फूंक देते हैं। उनका ये फ़न फितरती जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरती का मुजाहरा करता है और जहनी सुकून का बाइस भी बनता है जो लोग देखते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। इसके बाद मैं आपको एकदम से, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मदीना मुनव्वरा के हवाले से अपडेट देता हूँ। मदीना मुनव्वरा में रमज़ान मुबारक के इफ्तार के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। जो रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है, मस्जिद नबवी में इफ्तार के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस साल इफ्तार के म्यारी मेन्यू में 2 इजाफी अशिया शामिल करने की इजाज़त दी गई है। बुनियादी तौर पे मेन्यू में खजूर, रोटी, दही, पैक शुदा टिशू और पानी शामिल होता है, लेकिन इस साल खाने की मुंतज़मी इजाफी तौर पे गिरीदार मेवे, कप केक, पाई, रवायती अरबी मीठा या फिर क्रीम या फिर भरे हुए खजूरों जैसी अशिया भी दे सकते हैं। सिर्फ वही कंपनियां जिन्हें हज और उम्रा ज़ायरीन की कैटरिंग में महारत हासिल है
इफ्तार फराम कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए कम से कम 3 रेफ्रिजरेटर गाड़ियाँ, 600 मुरब्बा मीटर पर मुहित पैकिंग सहूलत और गुज़श्ता 2 सालों में शफाफ रिकॉर्ड होना लाजमी करार दिया गया। सो इस दफ़ा जो भी हज पे जाएगा या फिर रमज़ान वहाँ पे गुजारेगा, उम्रे पे जाएगा, तो उसके लिए 2 इजाफी डिशेस का ऐलान किया गया। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट्स और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। आज के दौर में आपको पता है कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी और डिजिटल स्किल्स में महारत हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और मुल्क की तरक्की के लिए भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। और इसी सोच के साथ शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ भी किया गया, जो ख़वातीन को जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन कारोबार के शोबे में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और ये प्रोग्राम ख़वातीन को ना सिर्फ ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और व्लॉगिंग जैसे हुनर सिखा रहा है, बल्कि उन्हें माली खुद मुख्तारी की राह पर भी गामजन कर रहा है। और आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद होंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं अतर आसिफ सिद्दीकी साहब, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं PITB के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शी विंस प्रोग्राम के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अपनी डिबेट भी की। अभी आपके आने से पहले जो हमारा सोशल सेगमेंट होता है उस पर हमने इसको डिस्कस भी किया। शी विंस प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये किस मकसद के लिए बनाई गई है और कब से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसके हवाले से प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और इसमें इस तरह है कि 2017 में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ये डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ई रोज़गार और नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। और देखा कि ये डिजिटल स्किल्स में हम काफ़ी लैग कर रहे हैं वर्ल्ड में, और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम स्टिल 4th या 5th पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑल ओवर द पंजाब डिफरेंट सेंटर्स लॉन्च किए गए, और उसमें बड़ा माशाल्लाह 5 से 6 ईयर्स में इवन ड्यूरिंग द कोविड बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला, और फिज़िकल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की गई। वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 53% जो हमारी जो अटेंडेंस रही है वो फीमेल्स की ज़्यादा रही है। तो फीमेल्स का रुझान इस तरफ ज़्यादा था क्योंकि वो उनको ज़रूरत होती है कि वो एक तो कहीं जा नहीं सकती, या हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं माशरे में, थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो उसकी वजह से उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो घर बैठे एक तो ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा अपना काम कर सकें इस फ्रीलांसिंग में। तो ये चीज़ें देखते हुए, सारे स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और DG साहब, उन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया शी विंस के नाम से, जिसमें ख़वातीन स्पेसिफिकली रिगार्डलेस ऑफ उनका क्या बैकग्राउंड है या क्या स्किल है, वो इसकी ट्रेनिंग ले सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैट्रिक से स्टार्ट लेके आप इवन 50 इयर्स की जो ख़वातीन जो मैरिड हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकती, वो घर बैठे ट्रेनिंग ले सकती हैं। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी अतर साहब, जिस तरह कि आपने कहा ना कि मेरा भी सवाल ये था कि किस तरह की ख़वातीन, किस एज की ख़वातीन इसमें इनरोल कर सकती हैं, और इस प्रोग्राम के बाद फ़ायदा किस तरह का होगा, ख़वातीन को कितने बेनिफिट्स होंगे? अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हर जगह पूछा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट कंप्यूटर ऑन करना आना चाहिए। आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसमें अपना कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस। और इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स और जो यूट्यूब व्लॉगिंग जैसी इंपॉर्टेंट आजकल की जो ट्रेंडिंग डोमेन्स है उसको हम करवा रहे हैं, जो ख़वातीन में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इसका हमने प्रॉपर सर्वे करवाया, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस भी इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया फीमेल्स का, तो उस पे हम ये अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। अतर साहब, लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी सिखाई जाती है ख़वातीन को इस पूरे प्रोग्राम में? इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और ई कॉमर्स, अपना स्टोर कैसे बनाना है दराज पे, शॉपिफाई पे, और इवन अमेज़ॉन पे जाके कैसे compete करना है। उसमें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकती हैं ख़वातीन, और इसके लिए कोई उनको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वेल इक्विप्ड हैं, मार्केट से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको उठाते हैं और उन्हें एक अच्छा ऑफ़र करते हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको देते हैं, कि उसमें ये नहीं है कि वो आ रहे हैं स्लाइड्स पढ़ा रहे हैं जैसे हम नॉर्मली हमारा अनफॉर्चुनेटली फॉलो किया जाता है। बिल्कुल। तो वो बाकायदा पहले लेक्चर से ही उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाना शुरू कर देते हैं, और प्रोफाइल कैसे बनानी है खुद देते हैं। फिर उसमें ट्रेनर लाइव प्रोग्राम में या लाइव उसमें अपने ट्रेनिंग में उनको ऑर्डर लेके एक ऑर्डर सॉल्व करके दिखाता है, जिससे ये होता है कि उन्हें बैकग्राउंड पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारा आजकल जो है ना स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है कि यूट्यूब पे और डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल किए जाते हैं, हर कोई स्टार्ट कर देता है
और हमारी चूंकि ऑडियंस जो है वो फौरन अमीर होना चाहती है, तो ये एक पूरी दुनिया का मसला है। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल। तो अच्छा अतर साहब, ये बताएं कि इससे पहले आप बात कर रहे थे कि आपके वो घर बैठे खवातीन जो है एनरोल कर सकती हैं, लेकिन इसका तरीका कार क्या है? किसी एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारा shevins.pk के नाम से वेबसाइट है और सही। हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वहाँ पे जस्ट आपने जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। और इसकी नॉमिनल सी हमने फ़ीस रखी है विदाउट प्रॉफिट। बिल्कुल PITB ने अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए 15,000 इसकी फ़ीस है। अच्छा। और ये वहाँ पे पे कर सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो हम उस पे Do you have हमारे any पास process? बिल्कुल उसमें स्पेशल केसेस के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। Okay. सही सही। और अगर देखा जाए तो मार्केट से हमने बहुत लो प्राइस पे ये ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 आवर्स डेली और 5 डेज अ वीक ये क्लास लेते हैं और 2 मंथ्स की क्लास है। अच्छा, आपने जो स्टार्ट में बोला था कि 2017 से आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट है या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स पे आप काम कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में जब CM पंजाब मरीम नवाज की जानिब से इसका आगाज़ किया गया तो हमें शायद पता चला कि शीविंस प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है। तो क्या ये 17 से स्टार्ट था या अभी इसको वापस रिविजिट किया गया? जी 17 से ही बिल्कुल ये स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे हमारे वर्दी जो हैं CM उन्होंने ही लॉन्च किया था। उस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी, डॉक्टर उमर सैफ भी थे, और अब उसके बाद फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं फैसल यूसुफ साहब और साजिद लतीफ़ साहब, उन्होंने इसको लेके आगे बढ़े हैं। और उस टाइम पे हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, सबसे अच्छी बात है। मतलब रिगार्डलेस ऑफ जो भी हमारा सेटअप हुआ है, हमें बहुत पॉजिटिव मतलब रिस्पांस अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसको एक्सपेंड वो कर जो रहे हैं। खबरें हम दे रहे होते थे मतलब कि एक्सपेंड हो रहा है पूरे पंजाब में? जी एक्सपैंड है। ऑनलाइन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमने रियलाइज़ किया कि जो एप्लीकेशंस हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन ज़्यादा इजी है अप्रोच करना, बजाय कि फ़िज़िकली वो जाएंगी। मतलब आप लाहौर के अलावा जब बाहर निकलते हैं तो मतलब हमारी टोबा टेक सिंह में भी हर जगह पे, बहावल नगर, हर जगह पे हमने सेंटर ओपन किए, लेकिन वो था कम्यूट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बच्चियों को, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना, या सॉरी एक तहसील से दूसरी तहसील जाना। तो इसमें ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि उन्हें घर बैठे लैपटॉप ऑन करना है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जानी है। और वो उन्होंने डिफरेंट एप्लीकेशन, जूम पे क्लास चलती है और उसके और बाद 2 घंटे की क्लास है? जी 2 घंटे की क्लास है, 5 डेज अ वीक होती है, और उसमें बाकायदा प्रैक्टिकल ही हम कोशिश करते हैं कि उनको कवर करें। तो अतर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि डिफरेंट है बिल्कुल, जिस तरह मार्केट में दीगर प्रोग्राम्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा, और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए, लेकिन फ्रीलांसिंग में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोग करवा रहे हैं? अच्छा, इसमें जो हमारे कोर्सेज है ना, ई-कॉमर्स सोशल मीडिया का एक कोर्स है, और दूसरा यूट्यूब मोनेटाइजेशन और वीडियो एडिटिंग है, जिसमें हम बेसिक वीडियो एडिटिंग करवाते हैं। सही। तो इन्हीं कोर्सेज में साथ ही हमने एडिशनल फ्रीलांसिंग के बेसिक्स भी गाइड करने होते हैं, जिसमें हमने बताना है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स ऑथेंटिक हैं। अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या लिंक्डइन पे आजकल बहुत ज़्यादा Exactly. क्लाइंट हंटिंग होती है, वो कैसे करनी है, हमने प्रपोजल कैसे लिखना है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। और AI टूल्स को भी हमने फोकस किया हुआ कि जो बेसिक AI टूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप कैसे अपनी जो कम्युनिकेशन है वो एररलेस या ग्रामेटिकल मिस्टेक जो छोटी छोटी कर देते हैं बच्चे, वो ना कर सके, क्योंकि मैट्रिक पास इंटर पास का ना कम्युनिकेशन जो लेवल है वो नहीं होता। तो उन्हें AI टूल्स, ChatGPT और इस तरह डिफरेंट स्क्रिप्ट कैसे लिखने हैं और कैसे कम्युनिकेशन करनी है वो सिखाया जाता है। अच्छा अतर साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज राइट नाउ इन मार्केट, सो आप भी उसी तरह का कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के बैनर के नीचे करवा रहे हैं, सो वेयर डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द अदर पार्टीज इन योर कोर्सेज? सर सेलिंग पॉइंट हमारा ये है कि एक तो हमारा जो कोर्स है वो 50 आवर्स की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, और हम इसको अगर 2 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक लेके चल रहे हैं तो हम 50 आवर्स मिनिमम टाइम रखते हैं। दूसरा वही बात कि प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लाइव डेमो के साथ एग्जांपल्स दे के बताते हैं। हमारे लेक्चर्स ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ें आप शाम में वो देख लें, हमारी लाइव इंटरेक्शन बच्चों के साथ चल रही होती है। और इवन आफ्टर क्लास कई दफ़ा होता है कि UK US के क्लाइंट्स होते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम, तो इवन बच्चे हमारे ट्रेनर्स को मैसेजेस पे, जैसे कोई ऑर्डर मिला तो सर अब मैं क्या करूं, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर पे, तो वो शाम में भी जाके रात में अप्रोच कर रहे थे, तो हमारे ट्रेनर्स एक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर सक्सेसफुली निकल जाए। तो इस प्रोग्राम्स के बाद कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं बच्चों? जी जी बिल्कुल, इसमें शीविंस का और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से PITB का ऑफिशियल सर्टिफिकेट, मार्केट वर्थ भी है? जी बिल्कुल है। आप इस तरह देखें कि अब आफ्टर 5 इयर्स हमारे ई रोजगार और NFTP के स्टूडेंट्स ही हमारे पास एज अ ट्रेनर आ रहे हैं,
एक मार्केट हमने कैप्चर कर ली है, मतलब हमारी एक नाम बन चुका हुआ है, और ऑल ओवर द पंजाब 45 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में हम ऑलरेडी थे। सही। वो अब सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चले गए। तो अब शीविंस में भी हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं, बच्चे इवन हमारे मतलब विद इन 2 मंथ्स उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सही। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सदर साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज के सेगमेंट करने का मकसद ये था कि शी विंस, खवातीन की बात हो रही है, खवातीन की एम्पावरमेंट के वाले से, वुमेन और एम्पावरमेंट सबसे के बड़ी वाले से। बात कि आप घर बैठे जो है वो एग्जैक्टली, घर बैठे ये सकते सब कुछ कर सकते हैं। वैसे भी हमने देखा है कि हमारी तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स, हम सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे, केपी की बात करें या फिर सिंध की बात करें, खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको No doubt. इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। खवातीन वज़ात, हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन का हालिया इजलास कई तनाज़ात और इख्तलाफात के साथ मुकम्मल हुआ, जहाँ पे 2 सीनियर जजेस ने इजलास का बाइकआउट किया, लेकिन इसके बावजूद कमीशन ने 6 जजेस की मंजूरी दे दी। मामला सिर्फ फैसलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अफवाहों के साथ फाइलें हवा में उड़ती नजर आई, और यहाँ तक के ग्लासेस फेंकने के इंकशाफात भी हुए। आखिर हकीकत क्या है? दूसरी तरफ वकला बरादरी की बात की जाए तो वो सड़कों पे है, मगर उनकी सफ़ों में भी तकसीम वाज़े नज़र आ रही है। पाकिस्तान वकला बार ने वकला एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। क्या वकला इस बार कोई मजबूत तहरीक चला पाएंगे? तीसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 गैर जवाबशुदा खतूत के बाद वो तीसरा ख़त लिखने की तैयारी में है। इस ख़त में क्या पैगाम होगा और क्या ये सियासी मंजरनामे पर कोई असर डाल सकेगा? मुल्क में अदलिया, वकला, सियासतदान और अवाम सभी तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। इत्तेहाद और यकजहती का मैकेनिज्म कहाँ खो गया? आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। आपने काफ़ी एलेबोरेट कर सारा प्रॉम्प्टर सारी जो बात है वो बताई है, और जिस तरह से आपने बताया कि तकसीम बढ़ती जा रही है ना, अदलिया में हम देख रहे हैं, लेकिन बात वही है कि इसके पीछे वजह आखिर है क्या? क्या पीटीआई है, क्या हुकूमत है, क्या जजेस हैं, क्या इख्तियारात है, या फिर इख्तलाफ राय है? लेकिन इख्तलाफ राय हमने देखा कि माजी में भी बहुत हुआ, लेकिन इस तरह का इख्तलाफ नहीं था। ये तो अब शायद लगता है कि इख्तियारात की जंग ही हाँ, है। लेकिन वो जिस तरह मैंने गजल कहा ना कि अवाम में देखिए तो वहाँ पे भी तकसीम है, वकला में देखिए वहाँ पे भी तकसीम है, सियासत में देखिए वहाँ पे भी तकसीम है, इदारों में देखिए वहाँ पे भी तकसीम है। सो कोई ऐसा एक कहते होते हैं ना कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम मुत्तहिद हैं। हाँ, एक जगह पे हम मुत्तहिद होंगे 23 फ़रवरी को इंडिया पाकिस्तान मैच में। उसके अच्छा, वैसे ये बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर कोई जो है ना मुत्तहिद हो जाता है जब कुछ भी मतलब कि क्रिकेट पे हम मुत्तहिद हैं तो क्रिकेट को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। एग्जैक्टली, आप वहीं से सबक ले लें। और साथ में देखें ना कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल भी जिस तरह से आपने बताया कि रेड जोन में जो हालात थे, सही मतलब आप ये कहें कि सही मार कुटाई भी वहाँ पर चलती रही हालात। एग्जैक्टली। और मसला क्या था? ये अदालतों की तकसीम ही था, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी ख़त लिखे गए, हाई कोर्ट के जजेस के ख़त सामने आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के ख़त सामने आए, फिर ये कहा गया कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दें, और वजह सिर्फ यही थी कि जब तक 26वीं जो आईनी तरमीम है उसका एक केस ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि अगर वहाँ से कोई फैसला आ भी जाता है तो फिर ये एक तनाज़ा मजीद खड़ा हो जाएगा कि केसेस सुनेगा कौन, आया कि आईनी बेंचेस सुनेंगे या फिर दीगर रेगुलर बेंचेस सुनेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कहें कि एक मामले से दूसरा मामला जो है वो खड़ा हो जाता है और सामने आ जाता है, लेकिन समझ नहीं आती कि होगा क्या, अवामी मसाइल कौन सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल गजल ऐसा ही है। और नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपकी जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह अभी गजल भी कह रही थी, मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि वकला बरादरी जो कि जहाँ पे भी चलती थी तो एक होके चलती थी, अब उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है। आपकी आवाज़ में भी उस तरह की क्या कहते हो वजन नज़र नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? सर देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉयर कम्युनिटी वो फिरका है जिसने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। बिल्कुल। आप जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, वो लॉयर कम्युनिटी थी जिसने आगे बढ़ के उसका मुकाबला किया, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे कोई ऐसी बात हो। लेकिन इस दफा जो आप देख रहे हैं तकसीम, मैं ये समझता हूँ जो जुडिशरी में तकसीम नजर आ रही है, जो लॉयर्स में तकसीम नजर आ रही है, ये इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इस मुल्क के अवाम का जुडिशरी से एतमाद उठता जा रहा है। लेकिन जो तकसीम आपको नजर आ रही है वो इस बिना पे नजर आ रही है कि लॉयर्स कम्युनिटी के एक जो फिरका है उनका ये मौकफ है कि देखें, अगर कोई काम आइन के तहत हो रहा है
तो फिर हम उसको अपोज करें। अगर पार्लियामेंटेरियन ने एक कानून बनाया, एक तरमीम कर दी जिसका उन्हें राइट है, पार्लियामेंट है ही इस चीज के लिए कि वो कानून साजी करे, कानून में कोई ऐसी चीज है तो उसमें अमेंडमेंट करे, आइन में अमेंडमेंट करे। तो अगर एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और वो कानून के मुताबिक बना है, आइन के मुताबिक बना है, तो फिर हम क्यों उसके मुखालफत करें? अगर उसकी मुखालफत करनी है तो उसको पार्लियामेंट में ही उसकी मुखालफत की जाए, उसमें अमेंडमेंट की जाए या उसको खत्म कराया जाए। लेकिन नवीद मलिक साहब, अब जिस तरह बात की जाती है ना आर्टिकल 200 की, उसमें तो कैटेगोरिकली ये चीज है कि ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन शायद तरीकाकार जो है वो गलत है, उस पर ज्यादा डिबेट हो रही है। नहीं, वो भी देखें, वो भी अगर कोई ट्रांसफर है, देखें मैं जाती तौर पे इख्तलाफ कर सकता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आईनी तौर पे अगर देखें तो उनको इख्तियार है ट्रांसफर करने का। आप क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप एग्जांपल ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से बनी है इसी तरह सिलसिला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शुरू से लेके आज तक जो है वो बाहर से अपॉइंट होते रहे। काजी फायज ईसा साहब भी तो लाए गए थे, उस वक्त भी तो बातें हो रही थी। जी, तो ये सारा अगर आइन के मुताबिक राइट है तो फिर आप कोई अपने फर्ज करें, किसी के कोई बेनिफिट्स हैं या किसी के लिए, तो फिर आप लॉयर्स कम्युनिटी से हट के अगर प्रोटेस्ट करेंगे, अगर तो कोई वाकई ही ऐसी बात हो कि आइन की कोई शदीद खिलाफ वर्जी हो रही हो, कोई रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तो अब क्या बात करें कि अब लॉयर्स कम्युनिटी तो हमेशा उनके आगे शटर बन के खड़ी रही है, लेकिन जब वो खुद उन्होंने अपने आप को इस तरह कर दिया है कि एक कमरे से बैठ के दूसरे कमरे में खत और खत मीडिया पे चले जाना और एक दूसरे में मुखालफत करना और एक दूसरे अच्छा में। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लॉयर्स हमेशा से जजेस के सामने खड़े रहे हैं और उनके हक में बात करते रहे, लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तनाज़ा बना है, अगर जो एहतजाज अभी हो रहा है ये उस वक्त होता और मुल्कगीर होता तो उस वक्त ज्यादा इफेक्ट ना होता इसका? जी बिल्कुल, दैट वाज द टाइम कि उस वक्त सारी लॉयर कम्युनिटी को लूस में लिया जाता, उनसे डिस्कस किया जाता, को ऑल पाकिस्तान बुक लॉ कन्वेंशन बुलाया जाता, फिर उसके साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ जाते। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम अपनी बात पार्लियामेंट से या अदालतों से ना मनवा सके। आपने देखा लॉयर जब भी मुतहद होकर खड़े हुए उन्होंने अपना जो मकसद था वो हासिल किया। वकला तहरीक आप देख लें, कितनी बड़ी तहरीक थी, लेकिन सारे मुल्क के वकला एक पेज पे थे। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो लॉयर्स में तकसीम नजर आ रही है वो हमारी बार एसोसिएशन को कमजोर करने के मुतरादिफ है, और इसी तरह जो अदलिया में तकसीम नजर आ रही है वो जुडिशरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि मुफीद नहीं है, और अवाम का जुडिशरी से एतमाद उठता जा रहा है। सही। अच्छा नवीद मलिक साहब, ये बताएं कि जो जस्टिस गुल हसन को ट्रांसफर किया गया है एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, नॉर्मली जस्टिस मियां गुल हसन साहब बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत हॉनेस्ट जज हैं, और इस्लामाबाद समझे हाई कोर्ट में वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक असासा है। तो बाकी जो मतलब जो ट्रांसफर है ये इसके पीछे वैसे रूटीन वाइज तो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई वेकेंट है और वहां पे जरूरत है, इतनी पेंडेंसी है कि उसको केसेस के खत्म करने के लिए आपको फॉर द टाइम भी किसी जज की जरूरत है, तो आप उस जज को अपॉइंट कर सकते हैं कायम मकाम। और जब आपका वो फर्ज करे पेंडेंसी खत्म हो जाए, या जो कोई अगर जज फर्ज करें कोई बीमार है और वो बाद में ठीक हो जाए, तो फिर आप वापस आ सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन है उनके लिए कि वो वापस फिर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नवीद साहब, आखिर में हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट है, आपको ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? एहतजाज भी हैं, लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट भी है जो कि ट्रांसफर भी कर रही है, जजेस को अपॉइंट भी कर रही है। सो एहतजाज का कोई गवर्नमेंट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है या इसी तरह सारी चीजें होती रहेंगी? देखें, जब तक कोई मुतहद होके एक पेज पे होके नहीं किया जाएगा प्रोटेस्ट, तब तक मैं ये समझता हूँ कि उस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है। आपने कल भी देख लिया, बिल्कुल वो जितना भी प्रोटेस्ट था, जितने भी लॉयर्स थे, और उसमें एक दो घंटे बाद वो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत ये है कि पहले सारी लॉयर्स कम्युनिटी को एक पेज पे लिया जाए और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से फिर ये तय किया जाए कि इसको किस तरीके से। देखिए, हम कोई भी काम आइन के मुताबिक हो रहा है तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि काम गैर आइनी है। फिर हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि उसके लिए हम इसको पार्लियामेंट से किस तरीके से दोबारा इसमें अमेंडमेंट कराएं, या अगर कोई इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है तो फिर हमें तमाम जुडिशरी को आप इसमें लाइन में लेना पड़ेगा कि देख के कि सब इदारों की रिस्पेक्ट है,
तो ऑफ कोर्स अगर जुडिशरी की रिस्पेक्ट ना रही तो फिर लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? एग्जैक्टली, जुडिशरी की अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वही बात है कि अवामी मसाइल कौन सुनेगा। थैंक यू सो जब ये मच। झगड़े में पड़े रहेंगे तो जो आम लिटिगेंट्स हैं उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? वो कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात वही है कि हम दोबारा साइकिल में जा रहे हैं जहां पर दोबारा से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में, अदालतों को अपॉइंट करने में, और इन डेप्थ हम गुफ्तगू कर रहे थे नवीद मलिक साहब के साथ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बार फिर से तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है। खास तौर पर ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर सवालात उठाए जा रहे हैं और बाबर आजम बतौर ओपनर नाकाम, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नया ओपनर शामिल किया जाएगा? दूसरी जानिब टीम में स्पिनर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्या नए स्पिनर्स भी शामिल किए जाएंगे? इसी दौरान हारिस रऊफ इंजरी के बाइस ट्राई सीरीज बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे या फिर नहीं? उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है? उधर नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और कल इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद होगी। बिल्कुल ऐसी है। इन तमाम तरह इश्यूज पे बात करने के लिए गजल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, इससे पहले कि मैं कराची स्टेडियम की बात करूं, तब्दीलियों की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर एक बार फिर हमें ये बताया जा रहा है कि वो एक मैच मिस हैं, लेकिन अब खबर है कि आकिफ जावेद को शायद बुला लिया गया है ट्राई सीरीज में। कुछ अपडेट्स शायद पीसीबी की जानिब से भी आना बाकी हैं, लेकिन क्या वजह है? साइम की इंजरी भी हम छुपा रहे थे कि वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें दस्तयाब होंगे। इसी तरह से हारिस रऊफ की जो इंजरी है मसल स्ट्रेन की, ये भी काफ़ी हफ्ते लेती है रिकवरी के लिए। सो इनकी इंजरी को फिर क्या छुपाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम हसनैन, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे ही बात कर रहे हैं नसीम भाई। हसनैन गुड मॉर्निंग यार, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत है? अल्लाह का करम नसीम भाई। ये हसनैन की इंजरी के बारे में जो आप बात करें, हसनैन इसमें थोड़ा सा अभी भी इबाहम जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भाई आप अगला मैच नहीं खेलेंगे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के मैच में आप शिरकत नहीं करेंगे, हमें ना चांसलेस जाना चाहिए। साइम अयूब नहीं है तो साइम अयूब नहीं है यार, अब हमने साइम अयूब के बगैर खेलना है, इसको क्लियर जरूर करें। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इतना लेवल नहीं होगा उनकी इंजरी का, और लेकिन फिर भी जिस तरीके की मैं खबरें देख रहा था मीडिया के अंदर चल रही थी कि हारिस रऊफ को हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में नहीं उतारेंगे, तो आपके पास असेसमेंट का जो टाइम है, जो डे है, वो 11 तारीख है, यानी अब आ गया। जितनी असेसमेंट आप कर सकते हैं अपनी फैसला कर लें। गो कि हमारे यहाँ तो जब फैसला कर लेते हैं कि जी हमने टीम अनाउंस कर दी है, ये हमारी टीम है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन अब हारिस की इंजरी अल्लाह ना करे ऐसी हो, क्योंकि हमारा डेथ ओवर में बॉलर ये है यार, अगर डेथ ओवर में अपनी बॉलिंग देखते हैं तो नसीम शाह बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर्स के अंदर जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। अगर आप फहीम अशरफ को देखें, आप हसनैन को देखें, या जिसको भी देखें, आपको डेथ ओवर के बॉलर में प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो ऐसे में हारिस रऊफ खासे इंपॉर्टेंट दिखाई दे देते हैं हमें। लेकिन अगर हारिस रऊफ नहीं भी है तो मेरी अपनी जाती राय पूछेंगे ना, हारिस रऊफ हैं भी तो भी मैं ये कहूंगा कि हारिस तो जरूर होने चाहिए, लेकिन आपको सुफियान मुकीम पर जरूर नजर रखनी चाहिए यार। हम याद है आपको पिछले वर्ल्ड कप में अबरार 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 करते रह गए थे, और अबरार की कमी बहुत शिद्दत के साथ महसूस हुई थी उस वक्त। तो कोई अच्छे फैसले कर ले यार। बाद में पता चला था वो ट्रैवलिंग रिजर्व थे, आप उनको वापस टीम में भी नहीं ला सकते थे, आपकी अना की नजर हो गई थी, हो गया था वर्ल्ड कप। अब ऐसा लग रहा है कि गलत फैसले की नजर हो रहा है वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी, गलत फैसलों की नजर ना हो जाए। बाद में आप ये कह रहे हो कि नहीं हम समझ नहीं सके थे ट्रैक को। भाई आपने इतनी मुश्किल से तो पता नहीं कितने सालों के बाद टेस्ट सीरीज में समझा कि हमारा ट्रैक कैसा बनाना चाहिए। कल आप चैंपियंस ट्रॉफी के पे बात कर रहे हो, नहीं हमारी तैयारी ऐसी थी, आईसीसी ने पिचेस बनाई थी। मेरे ख्याल है आप अपने आप को मजबूत करें, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए आपके साथ। आप किसी भी एक मिडिल ऑर्डर को बाहर करके अपने एक जेन्युइन ओपनर रखें, एक स्पिनर ऐड कर लें एक फास्ट बॉलर की जगह। मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम खासी बैलेंस हो जाएगी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। हारिस को होना चाहिए यार, हमारे पास कोई डेथ बॉलर नहीं है हसनैन।
एग्रीड। सही। अच्छा नसीम भाई ये बताएं, अब मसला ये है कि क्या इस हवाले से सोचा भी जा रहा है चेंजिंग्स के हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग एक पेज पर नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि नहीं हम सोच रहे हैं, जब हमें शिकस्त का सामना हुआ पहली जब मैच हुआ उसके बाद साथ ही मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करें। तो टाइम तो आजकल का ही है, अगर सोच रहे हैं तो फिर सोच लें। तो दूसरा ये भी बताइए क्या जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना हारिस के हवाले से, तो आपको लगता है कि क्या आकिब जावेद रिप्लेस कर सकते हैं हारिस को? आकिब जावेद कर सकते हैं। आकिब जावेद ने रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद आमिर का रिदम कैसा है ये भी जरूर चेक करना चाहिए। अगर आमिर का 10 ओवर गेंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेथ ओवर का बॉलर चाहिए जो लास्ट के ओवर्स के अंदर आपको जमान अच्छे डेथ ओवर के बॉलर्स दिखाई दे रहे थे शुरू के अंदर, लेकिन आपने आधा कीचड़ आधा बटेर टाइप के बन गए। वो हंसते रहते हैं ग्राउंड के अंदर और आखिरी डेथ ओवर्स में उनको ठीक ठाक मार पड़ रही है। तो जो आपको स्पार्क दिखता है, आपने उसकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं की। अब आकिब जावेद आप गलत चॉइस नहीं बता रहे हारिस की जगह पे, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर मैं हूं तो फिर मैं आमिर की फिटनेस जरूर देखूंगा, क्योंकि आमिर सारी लीग्स खेल रहे हैं, लीग्स में एक्शन में फॉर्म में उनकी फिटनेस का लेवल क्या है, क्या वो 10 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं वो 10 ओवर के अंदर कितने इफेक्टिव होंगे ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन छोटा सा पॉइंट एड्रेस कीजिएगा कि अगर फिर हम मोहम्मद आमिर को वापस ले आते हैं तो फिर ये डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मौका नहीं देते, तो आकिफ जावेद को मौका दे ले, क्योंकि आकिफ हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर बात कीजिए तो वहां पे दूसरे बॉलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 145 प्लस बॉलिंग की है। आकिफ बहुत अच्छा बॉलर है। आकिफ को आकिफ इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है फास्ट बॉलर की जगह तो सुफियान मुकीम को डालें, ना कि आकिफ जावेद की तरफ जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं न्यूजीलैंड की टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रही है। न्यूजीलैंड की टीम, बिल्कुल ये उनका मुल्क नहीं है, उनको वो कंडीशन को अंडरस्टैंड कर गए, वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, हम कहते हैं खुशदिल शाह दिल खुश कर देगा, या जो है वो कोई और पार्ट टाइम स्पिनर आएगा और वो संभाल लेगा। ये पिचेस पार्ट टाइम स्पिनर्स की नहीं है, पक्के स्पिनर की है भाई। यहाँ पे पार्ट टाइम स्पिनर का जो हशर हुआ है, सिर्फ अबरार ने ही गेंद किए थे, 41 रन दिए थे। इधर से सेंटनर गेंद कर रहा है, इधर से जो है वो ब्रेसवेल गेंद कर रहा है, इधर से जो है वो, तो उधर से आप साउथ अफ्रीका देखें वो 2 जेन्युइन स्पिनर खिला रहे हैं। यार हमारी मत मारी गई है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं भाई। कल वो 300 प्लस का मैच खेल रहे हैं, हमें मार पड़ना शुरू होती है तो हम गिन नहीं पाते कि कितने पड़ गए। हम आउट शुरू होते हैं तो गिन नहीं पाते कि कितने आउट हो गए एकदम से, क्योंकि हम 300 रन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड ने ये बताया कि 300 रन कितने मजे से चेस हुए, हम 300 रन के प्रेशर के नीचे दब गए, सिवाय फखर के कोई भी नहीं खेल सका। एक दफा बोर्ड पे बड़े रन आ गए, बैटिंग में डेप्थ दिखाई नहीं दी, हम रन तले दब गए। तो हमें तो यार पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। हम तो एक ही फॉर्मूला मुझे लगता है यहाँ पे कि क्योंकि इस बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया उस पिच के ऊपर कि जहाँ 330 न्यूजीलैंड आपके खिलाफ कर रहा है, आप 78 रन से मैच हार रहे हो। तो आपकी टेल ने थोड़े बहुत रन डाल दिए, वरना वो तो तकरीबन 90-100 रन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल नसीम भाई, अब देखिए ना बाहर से आने वाली हर टीम 300 रन तो कर रही है। मसला ये नहीं है कि आप लोग हार रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से हार रहे हैं, मसला ये है। और दूसरा, आपको लगता है कि अब सुफियान मुकीम को किसकी जगह पर लाना चाहिए, खुशदिल शाह या फिर फहीम अशरफ? देखिए फहीम अशरफ का नाम लेके आप जो है वो सबको परेशान करेंगे, फहीम अशरफ का नाम डालें तो ज्यादा बेहतर। ये भी कॉन्शियस आदमी है सर, तंग करती हैं सबको। हाँ बहुत तंग करती हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फहीम अशरफ को बिल्कुल आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सोचिएगा भी नहीं। और दूसरी चीज में मैं समझता हूँ कि अगर हारिस रऊफ फिट है, हसनैन को आप, या नसीम शाह से बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप किसी 5 फास्ट बॉलर आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हैं, किधर खेलने जा रहे हैं भाई? कौन सी दुनिया इस कंडीशन के अंदर 5 फास्ट बॉलर्स के साथ 150 प्लस फहीम अशरफ और 5 फास्ट बॉलर्स के साथ आप खेल रहे होते, तो कौन सी दुनिया में? यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आपकी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है, क्या या फिर क्या खबरें हैं, क्या कोई चेंज आज के दिन आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, क्योंकि आज आखिरी दिन है।
देखिए मेरे सोर्सेज तो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ 2 लोग हैं जो इस वक्त स्टक किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में। 2 लोग हैं जो स्टक किए हुए कि जो अनाउंस हो गया वो अनाउंस हो गया, लेकिन कप्तान, एक सेलेक्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इसलिए कंफ्यूज हैं कि कप्तान और एक सेलेक्टर का वोट है और दूसरी जानिब आपके हेड कोच और एक और सिलेक्टर, 2 साथ में कि ठीक है जो अनाउंस हो गया इसी से लड़ना है हमने। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ दानिशमंदाना फैसला होगा और मेरे भी सोर्सेज ये बात कहीं ना कहीं जरूर ये कह रहे हैं कि सीरियसली इस बात पे सोचा जा रहा है वेयर इज सुफियान मुकीम, और अगर कोई एक बैटर जेन्युइन ऊपर से, क्योंकि बाबर को कुर्बानी से बकरा नहीं बना हुआ है, आइए तो रिजवान आके ओपन करे ना भाई, वो भी तो T20 में इतनी ओपन करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 1992 वर्ल्ड कप में खान साहब ने किया था ना, तो आओ करो। अगर कप्तान हो तो फिर आके खुद ओपन क्यों नहीं करते हो, खुद 5 नंबर पे छुप के बैठे हो। तो ज्यादा बेहतर है कि आप एक जेन्युइन ओपनर खिलाएं और जिसका जो नंबर है, आप तैयब ताहिर की सूरत में, उस्मान को शायद नहीं बाहर कर पाए, आपके पास कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है, अल्लाह ना करे रिजवान अनफिट हो गए तो उस्मान उस सूरत में विकेट कीपिंग करेंगे। खुशदिल शाह, आप जब जेन्युइन स्पिनर ला रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन तो निकालने वाले बहुत सारे हैं, तो आप किसी को भी बाहर करके जो है वो स्पिनर को लेकर आए, बैटर को बाहर करके मेरे ख्याल में लेकर आए आप टॉप ऑर्डर जो आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ चाहे वो इमाम हो या शान मसूद हो, जो भी हो, जिसको नया बॉल खेलने का एक्सपीरियंस है वो लंबी बारी लेगा यहाँ पे, आप खिलाएं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे नंबर नसीम 2 भाई, आप नसीम भाई, सुफियान थैंक को यू सो लेकर मच आए। फॉर जॉइनिंग अस। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे जो कि इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे थे और बड़ी खरी खरी बातें कर रहे थे। खरी खरी बातें हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन चूंकि वक्त कम है इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकती। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि IT के हवाले से। स्टे विद अस। ब्रेक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। वैसे तो हम बहुत बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक उभरती हुई ताकत बनने की सलाहियत रखती है वैसे ही टेक्नोलॉजी या फिर नहीं? मगर क्या हमारे IT सेक्टर को दरपेश जो जितने भी चैलेंजेस हैं और मौके हैं उनका सही इदराक भी हो रहा है या फिर नहीं? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अली अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में नुमाया मकाम भी रखते हैं, और इसके साथ साथ हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है वो किस तरह से बूस्टअप कर सकता है और किस समत में इस वक्त जा रहा है, इसके फ़रोग में जो रुकावटें हैं वो कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान टेक कंपनी आलमी मार्केट में अपनी जगह कैसे बना सकती है और टेक्नोलॉजी में जिद्दत कैसे मुमकिन है, और कौन सी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हमारी सन्नतों को बदलने में अहम जो है वो वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हसनैन। हमारे साथ मौजूद है अली अहमद खान साहब, जिस तरह आपने पहले कहा, और ये IT के एक्सपर्ट भी हैं। उसके अलावा ताल्लुक तो इनका हुंजा से है, लेकिन ये एक और बड़ी स्पेशल जगह पे रहते हैं कनाडा में। सो आज हम वो एक ब्रिज भी बनाने की कोशिश करेंगे। सर, वहाँ की IT इंडस्ट्री, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री राइट नाउ वेयर वी स्टैंड्स एक्चुअली? देखें, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हम साउथ एशिया के अंदर भी एट ए लो लेवल पे हैं, और अगर कनाडा के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मेनली ये है कि टोटल जो IT इंडस्ट्री है वो तकरीबन $5 ट्रिलियन का जो है इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जिसमें से अगर देखें तो इसी इंडस्ट्री के अंदर नॉर्थ अमेरिका जो है, जिसमें कनाडा है और US है, ये तकरीबन 37% जो है यहाँ पे है, और उसके अलावा 24% यूरोप में है, बाकी सारा पारे दुनिया का है। तो आप देखें कि IT इंडस्ट्री वहाँ की तकरीबन दुनिया का जो है ना 50% वही वहाँ पे है। तो पाकिस्तान के साथ उस तरह से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट हम साउथ एशिया के हिसाब से या डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से एक कंपैरिजन कर सकते हैं। सही। तो अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कौन से इसमें की ट्रेंड्स हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कि हमारा रिसोर्स जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हैं, वो किस तरह का स्किल लेके आते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मेन पावर जो है वो कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो है ना ताकत है, ठीक है ना। तो वो एक की चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है कि आपका इंटरनेट, कम्युनिकेशन और पावर, ये 2 की चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके बगैर आप
चल नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। थर्ड जो चीज़ है वो आपके पॉलिसीज़ हैं, जो आपके पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, जो वो किस तरह, क्या वो फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस को जो टेक जाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि वही चेंज ले आते हैं कंट्रीज़ के अंदर। तो ये आपका एक थर्ड कंपोनेंट है। उसके अलावा आपका ये है कि आप अपनी ब्रांड कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि आप देखें कि अगर आप कोई भी मुल्क को देखते हैं, चाइना है मसलन, वो कहते हैं कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक ब्रांड बनाया हुआ है, वहाँ से सब लोग ऑर्डर्स देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो द सेम थिंग इज़ कि आप अपनी फिर ब्रांड बनाते हैं, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन होती है कि हर जगह पे जाके एग्जीबिशन से दूसरी चीज़ों पे आप शरीक होते हैं। दीज आर द की चीज़ें हैं जिससे आप पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट के लेवल की आपने बात की, फिर अट्रैक्शन की बात की, वो तो कंपोनेंट्स ऐसे हैं क्योंकि हम आईटी के हवाले से बहुत बात करते हैं कि वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि यू आर आईटी एक्सपर्ट, सो आपको हमारे वर्कर्स में जो आईटी का काम करने वाले लोग हैं उनमें स्किल लेवल कितना ज़्यादा लगता है, मतलब वो स्किल लेवल मैच हो रहा है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक तो आपका है कि स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपके दुनिया में ना अगर आपने एक हायर एंड पे आना है तो अपने स्कूल लेवल से नीचे एलिमेंट्री लेवल से जाके यूनिवर्सिटी तक ये कंपोनेंट आपने अप्लाई करना है, स्टेम, ठीक है ना। हमारे इधर ये कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली इसको हमें अप्लाई करना होगा कि फ्रॉम स्कूल से जाके यूनिवर्सिटी लेवल तक। सेकंड जो चीज़ आपने बताया कि हमारे जो स्किल लेवल है वो इंडस्ट्री के साथ क्या मैच करते हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत मतलब उसमें कमी है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब भी यूनिवर्सिटीज़ से या कॉलेज से, हमारे अपनी मसलन कंपनी है, तो हम जब हायर करते हैं तो आप देखें कि आप यूनिवर्सिटीज़ के 100 स्टूडेंट्स हैं, उनसे अगर आप इंटरव्यू करते हैं या टेस्ट लेते हैं तो उसमें से 5% या 10% कहीं आपको काम के मिलेंगे। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा गैप है, ठीक है ना। बट इस चीज़ को साथ रखते हुए पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसिंग में तकरीबन 4th-5th लेवल पे आता है, मतलब हमारे तकरीबन 3 मिलियन जो है ना लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। लेकिन आप अभी आपको स्किल लेवल का मैं एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि यूएस में एवरेज जो फ्रीलांसर का जो ईयरली वो इनकम कमाता है वो है तकरीबन $50,000 से ऊपर, ठीक है। हमारे इधर ये है $1,850। अब आप कंपैरिजन करें 50,000, ठीक है ना, और 1,850, ठीक है ना। तो मीन्स क्या चीज़ है जो कि हम इतना कॉस्ट क्यों हमारा डाउन, मीन्स कि हमारा स्किल लेवल उस तरह का नहीं है, उस लेवल का जो है ना हम टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम वो जो है ना डिलीवर करें। आपने बताया कि रोड ब्लॉक्स जो आपने बताया जो प्रिवेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को, बट नाउ अब हम सोल्यूशन की अगर बात करें तो हाउ कैन दे बी ओवरकम, हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि हम फ्रॉम स्कूल लेवल से ही आईटी, जो मैंने स्टेम कहा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स को मैंडेटरी करें, ठीक है ना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और नए ट्रेंड्स, नए टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करें। और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस दुनिया में रहते हैं। हम ये देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस किस्म की तालीम हो रही है, हम तो उससे डिटैच तो नहीं है ना। द ओनली थिंग इज़ हम समझेंगे कि हमारा जियोग्राफी ज़रा डिफरेंट है, हमारा जो है रिलीजन रिलेटेड जो कंपोनेंट सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी द रेस्ट जो है आप तो वही हैं, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन डू कि जो इंस्टीट्यूशंस, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके करिकुलम को अडॉप्ट किया जाए। सबसे इसमें आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कट कॉपी पेस्ट वाली बात है, कोई आपको रोकता भी नहीं है। एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लेवल अगेन हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करने की ज़रूरत है, उस लेवल पे ले जाने के लिए। थर्ड जो थिंग इसमें है
कि अप्रेंटिसशिप कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में के साथ जो है उनको जॉब की तरफ ले जाते हैं, आपने इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मसलन अभी एक यूनिवर्सिटी है, वो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं उनके साथ उन्होंने लिंक किया हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स आपके पास आके काम करेंगे वाइल दे आर स्टडिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। अभी आप कनाडा में, अच्छा यूएस में, वहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ अडॉप्ट उसको करें, अप्रेंटिसशिप कहते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे पीएससीबी ने इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। मतलब कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, तकरीबन उन्होंने हमें बताया कि अराउंड 80%, 70 to 80% जितने भी थे वो सब जॉब पे लग गए, जिन्होंने इंटर्नशिप पे गए। जो लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप पहले ट्रेन कराकर फिर खुद ही आप जॉब्स पर भी हाँ उनको ले आए। सो दीज आर कि आप एजुकेशन और इंडस्ट्री का एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, और आपका जो एजुकेशन है वो रेलेवेंट हो जाए चाहिए इंडस्ट्री के साथ। दिस इज़ द की थिंग। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आप आए और यकीनी तौर पे तमाम तर जो हमारे सवाल थे उनके सैर हासिल जवाबात भी दिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मौजू पर जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारी जिल्द और सेहत पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फार्मूला क्रीम्स के हवाले से, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, जिससे आप जो हेयर रिमूवल होते हैं ना, आपके फेस के जो हेयर्स होते हैं बेसिकली, आप उनको रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फार्मूला क्रीम्स। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आप क्रीम्स तो यूज़ कर लेते हैं, उसके फौरी नताइज भी सामने आते हैं, लेकिन क्या वो महफूज भी होती हैं या फिर नहीं, और इनके इस्तेमाल से तवील मुद्दती नुकसानात हो सकते हैं, या अगर नुकसान वो हैं जो बेहतर मुतबादल, उसका क्या हो सकता है? तो हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट फ़रूक नौशीन साहिबा, जो इन क्रीम्स की मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स और बेहतर मुतबादल के बारे में हमें बताएंगी आज। बिल्कुल ऐसे फ़रूक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त ज़ाया किए बगैर ये जो क्रीम्स का जिक्र कर रही हैं, इनमें कितना केमिकल होता है और क्या इनके नुकसानात भी होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दूं, बेसिकली फेयरनेस क्रीम भी इनको कहते हैं, और लोग नॉर्मली सोचते हैं जी रंग गोरा कर लें। अमूमी तौर पे जी हर एक का शॉर्टकट यही है कि जी मेरा तो रंग बड़ा काला है और मुझे गोरा होना है। गोरा होना तो वैसे ही हमारे लोगों का कौमी और अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हर एक गोरा होना है। ये बेसिकली इनके अंदर मरकरी होता है। सबसे पहले तो ये करती क्या है फेयरनेस क्रीम जो या फार्मूला क्रीम, सबसे पहले जब आप नॉर्मली आपकी जो स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर होती है ये उसको उड़ा देती हैं। अच्छा, जब हमारी स्किन का प्रोटेक्टिव, अक्सर हमें स्क्रैच आ जाता है तो नीचे से पिंक पिंक स्किन निकल रही होती है ना, तो जब प्रोटेक्टिव बैरियर हट जाता है स्किन से तो आपकी स्किन यूवी रेस से, उसके अलावा डस्ट से, हर चीज़ से प्रोन हो जाती है। तो आप जब तक वो लगाते रहते हैं फार्मूला क्रीम, आपकी स्किन आपको बड़ी पिंक पिंक और बड़ी वाइट लग रही होती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव बैरियर हटा हुआ होता है जो स्किन को हेल्दी रखता है और बचाता है। जो डैमेज अगर वो डैमेज हो रहा है तो सबसे पहले उस पर ही पिगमेंट आ रही है या वही ख़राब हो रहा है, लेकिन जब वो हट जाएगा, प्रोन स्किन नज़र आएगी, आप अच्छा तो बड़ा फील करेंगे। लेकिन सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि मरकरी जो कि एक जहर है वो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, जो आपकी स्किन पे लग के आपकी ब्लड के अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके आपके किडनी फेलियर का कॉज कर सकता है। उसके अलावा ग्रेजुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है, आप जैसे ही उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। वो बजाय कि वो स्किन अपनी जगह पे रहे, अपनी बोन के साथ रहे, लिफ्ट अप रहे। हम जब भी किसी शख्स की उम्र का तयन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इसकी क्या एज है? वो इस तरह से पता चलता है कि जब हमारी स्किन बिल्कुल बैक की तरफ हो, खिंची हुई हो, उसको हेल्दी स्किन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका ये स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं जो फार्मूला क्रीम लगाते हैं उनकी स्किन पिंक हो जाती है। पतली तो अगली चीज़ है, पिंक हो रही होती है। वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सुपरफिशियल स्किन में आ जाती हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टीरॉइड। वो स्टीरॉइड नॉर्मली अमेरिका और दूसरे ममालिक में बैन है, काउंटर पे तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिल जाते हैं और लोग उसको मिक्स करके उसके सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सस्ते में मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत सस्ते, 100 रुपए का मिल जाता है। उसके बाद वो आपकी स्किन थिन होना शुरू हो जाती है, एक्नी ब्रेकआउट हो जाते हैं, और जिस दिन आपने सोचा अच्छा अब मैं नहीं लगाऊंगा भाई, और बाल आना शुरू हो जाते हैं
क्योंकि आप हार्मोनल अपने हार्मोन डिस्टर्ब करें, जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो आपके स्किन पे ऐसा बाल आएगा। इसमें एक बात क्लियर कीजिएगा कि जब आप एक दफ़ा उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब कि फिर आपने मजबूरन उसको यूज़ फिर करना बंद गली है ना, आप छोड़ेंगे तो आपकी स्किन जो नेचुरल, अब जैसे आपकी स्किन जो है नेचुरल है जो भी है, जब आप फार्मूला क्रीम लगाना शुरू कर देंगे आप दिखना तो अच्छा शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप छोड़ेंगे तो आपकी नेचुरल स्किन ऊपर से तबाह हो जाएगी और जब वो दोबारा बनना शुरू होगी तो वो जल के बनेगी। अच्छा जी, हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका पूरा पूरा फेस बर्न हुआ होता है जी, वो बस सिर्फ आई, पता नहीं जी क्या हो गया, आई का एरिया ठीक रहेगा जहाँ लगाना भूल गए हैं, बाकी कान भी नेचुरल कलर में रहेंगे और फेस जला हुआ होगा। तो फिर इसके लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट होता है? आपके ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इस पे ये कहें कि आओ कोई ट्रीटमेंट करा लो, इस पे रिपेयरिंग है, कुछ क्रीम्स होती हैं जो सब मॉइस्चराइज रखें स्किन को, हाइड्रेट रखें, सनस्क्रीन। जी सही। अच्छा, और सनस्क्रीन की बात करिए। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आपको ग्लो भी कर सकती हैं, और जिस तरह हम ये इन क्रीम्स की फार्मूला क्रीम्स की बात कर रही हैं जो कि उनके साइड इफेक्ट्स कम हैं। साइड इफेक्ट्स देखिए, क्रीम आपने नेचुरल चीज़ लगानी है, अगर आप अननेचुरल की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। जी प्लीज। सही, जिस तरह से अब फ़ारूक बता रही थी ना हसनैन के आप फार्मूला क्रीम्स तो लगा लेते हैं लेकिन स्किन आपकी एक तो थिन हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी एक्नी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसके बाद आपकी स्किन पिंक होना शुरू हो जाती है, जो कि सबसे बड़ा जो है ये साइड इफ़ेक्ट है। और इसके लिए आप जितना नेचुरल चीज़ की तरफ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आप सस्ते में फार्मूला क्रीम्स ले लें। फ़ारूक, अच्छा ये मुझे बताएं कि जिस तरह भी आप बता रहे थे, हाँ जी, वो सीजनल एलर्जी है तो इस वजह से। अच्छा, तो फ़ारूक ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है, तो आप कितना इसमें प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये स्किन ठीक करने में? फिर साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपकी नेचुरल स्किन दोबारा बनेगी, फिर वो रिपेयर होगी, फिर उसको हम हाइड्रेट करेंगे। उसके ऊपर ऐसा नहीं कर सकते कि आ जाएं हम ठीक कर दें, आपने फिर खुद करना है। तो वही आप अच्छा क्वालिटी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे। जब आप ये लगाना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो ग्रेजुअली हेल्दी होती जाएगी, सैगिंग नहीं ख़त्म होगी कि सैगिंग ख़त्म हो जाए, वो तो सर्जरी से या थ्रेड से या फेसलिफ्ट से ही ठीक होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि हम कहें कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये बंद गली है। इन अदर वर्ड्स के स्टार्ट में तो आप 100 रुपए में, 500 रुपए में अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन बाद में आपको ठीक करवाने के लिए लाखों और फिर भी वैसा नहीं हो सकेगा जैसा आपका अपना है। अगर आप चाहते हैं, पहले तो जो आपका नेचुरल कलर है उसको एक्सेप्ट करें, उसका हेल्दी होना ज़रूरी है। पानी पिएं, आप जो खाते हैं आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपने नींद पूरी नहीं की, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, तो आप ये मत सोचें कि आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रखे, प्रॉपर नींद करें, हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और घर में बने हुए मास्क जो वही हमारी माएँ और दादियाँ लगाती थी वही लगाएं। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन ऐसी होती है जो दुनिया की किसी ट्रीटमेंट से नहीं जाते, अवेलेबल तो बहुत सारे हैं लेकिन सम टाइम उसमें भी आप कुछ लोग ज़्यादा वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि थोड़ी सी छाइयाँ आई, यार ये नहीं जा रही, तो वो उसको क्रीम लगा ली। 1-2 क्रीम्स ऐसी मार्केट में हैं जो आप लगाते हैं तो वो स्किन को हेल्दी कर देती हैं। मैं नाम तो उनका नहीं ले सकती, लेकिन हर क्रीम वैसी नहीं है। आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से क्रीम्स नहीं लगानी और फार्मूला क्रीम फेंक दें। चलें जी, फार्मूला क्रीम्स फेंक दें। यहीं पे हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच हो जाएंगे ख़वातीन हज़रात। आज की सुबह की सोच से नज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।